अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था, ठीक है। और अब तक ये है कि हमने अल्केन्स पढ़ लिए हैं, अल्कीन्स पढ़ लिए हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स वाला जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म भी क्लियर कर लिया, और अब ये है कि आज हम स्टार्ट करेंगे हैलोजेनो अल्केन्स। ठीक है, तो हैलोजेनो अल्केन्स जो है ये बेसिकली क्या है, इनको जस्ट सिंपली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एक्स। ठीक है, आर एक्स जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है फॉर हैलोजेनो अल्केन्स, एंड दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन और मोर हैलोजन ग्रुप्स। ठीक है, यानी आप कह लें कि किसी भी अल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, वंस वी रिमूव हाइड्रोजन एंड रिप्लेस देम विद हैलोजेंस, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड वी गेट आर नोन एज हैलोजेनो अल्केन्स व्हिच आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो हैलोजेनो अल्केन्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, which contain halogen group it could be fluorine or it could be chlorine or bromine or iodine halogen group attached to the alkyl group। ठीक है, तो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप क्या है? कार्बन की चेन है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास मीथेन है CH4। ठीक है, और आपने CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक या दो या तीन, और इसकी जगह पे कोई भी हैलोजन ग्रुप जो है वो अगर हम अटैच कर देते हैं, लेट्स सपोज Cl, सो दिस बिकम्स अ हैलोजेनो अल्केन। ठीक है, ये क्या बन गया? हैलोजेनो अल्केन, एंड दिस वुड बी नोन एज। अब हैलोजेनो अल्केन्स को आपने नाम किस तरह से देना है? तो ये जो स्मॉलर हैलोजेनो अल्केन्स हैं इनको हम सिंपली नाम दे सकते हैं एज क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो हैलोजन जो है दिस वुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ब्रांच। Halogen will always be considered as branch। ठीक है, इसको आपने एज अ ब्रांच जो है वो नाम देना है। ठीक है, ऑल्दो हम स्मॉलर हैलोजेनो अल्केन्स को इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, दिस कुड आल्सो बी नेम्ड एज मिथाइल क्लोराइड, बट दिस इज ओनली फॉर स्मॉलर हैलोजेनो अल्केन्स, यानी अगर एक कार्बन है या दो कार्बन है तो आप उसको इस तरह से नाम दे सकते हैं। बट फॉर लार्जर चेन्स, लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अभी हम नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स सपोज इफ वी हैव अ Br ग्रुप अटैच्ड टू दिस लार्जर चेन, तो अब इसमें Br जो है दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्रांच। ठीक है, Br को आप एज अ ब्रांच कंसिडर करेंगे, और इससे पहले हमने सिर्फ अल्काइल ब्रांचेस देखी थी, कार्बन कंटेनिंग ब्रांचेस, बट अब ये हैलोजन जो है ये भी एज अ ब्रांच कंसिडर हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच। और अब इसको आप नाम किस तरह से देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे चेन लेंथ कितने कार्बन की है, एंड वी विल नेम द चेन, और वी विल नंबर द चेन फ्रॉम वेयर द कार्बन कंटेनिंग हैलोजन वुड गेट द स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो आप राइट हैंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। So this structure would be 2-bromo। ठीक है, हैलोजेनो अल्केन्स नाम से पता लग रहा है कि आपने हैलोजेंस को एज एन, मतलब इनका जो सफिक्स होगा ये ओ जो है वो नाम के आखिर में आएगा, तो फ्लोरीन वुड बिकम फ्लोरो, क्लोरीन वुड बिकम क्लोरो। ठीक है, तो 2-ब्रोमो हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है, तो दिस वुड बी 2-ब्रोमो हेक्सेन। जी क्लियर है बेटा ये नेमिंग? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, similarly if we have an alkyl group and a halogen group both present in our structure, let's suppose आपके पास alkyl group भी है और halogen group भी है। ठीक है, suppose if we have chlorine also present, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स वुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 कार्बन की चेन हो गई। अब इसमें 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक ये मिथाइल ब्रांच और एक क्लोरीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबरिंग में आप क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे। वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वेयर कार्बन कंटेनिंग Cl गेट द स्मॉलर नंबर, सो 1,
2 3 4 5 6 और नाम भी पहले आप हैलोजन को जो है वो पहले नाम देंगे, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 2 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है जी, तो ये जो सिंपल इसका नाम हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से लेट्स सपोज इफ वी हैव 2 or 3 डिफरेंट हैलोजेंस इन आवर स्ट्रक्चर, सपोज Br भी प्रेजेंट है और आयोडीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि दोनों में से जिस साइड से भी आपको स्मॉलर नंबर मिलेगा आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, आयोडीन और ब्रोमीन, और अब इनको जो आप नाम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम दें। ठीक है, अल्फाबेटिकली हैलोजेंस वुड बी नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हैलोजेंस will be named in alphabetical order। ठीक है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे तो दिस वुड बिकम 4 ब्रोमो। पहले आप ब्रोमीन को नाम देंगे बिकॉज बी कम्स फर्स्ट। ठीक है, बिफोर आयोडीन बी पहले आएगा, आयोडीन बाद में होगा, तो 4 ब्रोमो 2 आयोडो आयोडो हेक्सेन। ठीक है जी, 4 ब्रोमो 2 आयोडो हेक्सेन। क्लियर है ये? इसमें नेमिंग में किसी को भी प्रॉब्लम? अच्छा जी, और इसी तरीके से एक बड़ा कॉमन कंपाउंड है जो कि हम अक्सर डिस्कस करेंगे आगे चल के रिएक्शंस में। लेट्स से CH(X)3। अब दिस कुड बी CHCl3 और CHBr3 और CHI3। ठीक है, इनमें कुछ भी हो सकते हैं। X जो है ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर आपने इसको नाम देना है तो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर हैलोजिनोअल्कीन? आप जस्ट इसको इन टर्म्स ऑफ हैलाइड नाम दे दें, क्या नाम होगा इसका? CHX3, या लेट्स सपोज इफ इट इज CHCl3। अगर आप इसको ऐसे नाम देना चाहें तो ये भी नाम बता सकते जी, क्या नाम होगा इसका? ट्राइक्लोरोइथाइल। क्लोरोइथाइल? नहीं नहीं बेटा, कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन, ओनली 1 कार्बन एटम। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हैं जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन या ट्राई हेलो मीथेन। ठीक है, दिस इज ट्राई हेलो मीथेन। अब अगर क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो, और आयोडीन है तो ट्राई आयोडो, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। तो अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे चल के आएगा। तो ये जस्ट सिंपली आप इसको हेलोफॉर्म कह सकते हैं। CHX3 जो है दिस इज कॉमनली नोन एज हेलोफॉर्म, और जो केमिकल नेम है दैट इज ट्राई हेलोमीथेन। तो हेलोफॉर्म ये फिर डिपेंड करता है कि कौन सा हेलोजन अटैच है। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्लियर होगी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा पहले हम जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। अच्छा, हैलोजिनोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो है ये अगर आप लिखना चाहें, जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स, it depends on how many halogens group are attached, but let's suppose if you're talking about monohaloalkanes यानी अगर सिर्फ एक halogen group attach है, so this is the general representation, और इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। ये अल्केन होता है। अब अगर आप ये +2 की जगह पे +1 कर दें तो नाउ दिस जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट एन अल्काइल। ठीक है, ये अल्काइल हो गया। अल्काइल्स सिंपली क्या होते हैं? अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं आप, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो मीथाइल बन जाएगा।
इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इथाइल बन जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो CnH2n+1 है, दिस रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है। और जो एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है, अब अगर उस एक हाइड्रोजन की जगह पे आप हैलोजन लगा देंगे, दिस रिप्रेजेंट हैलोजन। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ halogenoalkanes, CnH2n+1X। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। सो अल्केन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पहली चीज जो आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अल्केन्स जो है, मतलब अल्केन्स हमने डिस्कस किए थे, अल्कीन्स हमने पढ़े थे, दोज वर नॉन पोलर। बट अब अगर मैं हैलोजिनोअल्केन्स की बात करूं तो इसमें अगर आप देखें सिंपलेस्ट हैलोजिनोअल्केन CH3, लेट से अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, तो अब ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इट इज पोलर इन नेचर। ठीक है, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज polar in nature due to high electronegativity of Cl. This bond is polar in nature, so we can say Cl जो है ये partial negative होगा और कार्बन partial positive होगा। तो that means halogenoalkanes जो हैं they are polar in nature। और जब polar in nature हो जाएंगे, so that means यहाँ पे जो type of intermolecular forces हैं, that would be in addition to temporary dipoles or in addition to induced dipoles, there will be permanent dipoles present। ठीक है, so as halogenoalkanes are polar in nature, therefore in addition to temporary dipoles, ये टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो आप बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जाके उसमें रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो देयरफॉर इन एडिशन टू टेम्पररी डाइपोल्स और इंड्यूस्ड डाइपोल्स, permanent dipoles would also be present। Permanent dipole would also be present। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इंटरमॉल, यानी आप कह लें कि स्लाइटली, अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्योंकि यहाँ पे परमानेंट डाइपोल्स आ गए तो देयरफॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वुड बी हायर देन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स और अल्कीन्स फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेट्स सपोज अगर आप दो कार्बन वाले अल्केन को C2H6 को कंपेयर करेंगे विद टू कार्बन हैलोजिनोअल्केन, so this would have a higher melting and boiling point, as this would have permanent dipole as well as temporary dipole, both are present, plus electrons जो है ये बढ़ गए हैं क्योंकि Cl heavier atom है। तो यहाँ पे permanent dipole भी है, पहली बात तो permanent dipole plus temporary dipole, और temporary dipole की strength भी higher होगी because Cl larger atom है, this contain more electrons, so this would have higher melting point और boiling point as compared to ethane। ठीक है, तो halogenoalkanes they would have higher melting or boiling point when we compare them with alkane or alkene with same number of carbon atoms। So they have higher melting point or boiling point when compared with alkane or alkene with same number of carbon atoms। ठीक है जी, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे। क्लियर है ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो एक तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे पोलर बॉन्ड्स होते हैं, बट दिस polarity of bond is not large enough or strong enough so that it can be soluble in water। melting boiling point तो higher होते हैं but still they are almost insoluble in water, but मतलब आप कहने के very slightly soluble in water होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि this permanent dipole is still not strong enough। the permanent dipole
is not strong enough to make RX completely soluble in water. They are very slightly soluble in water. Very slightly soluble in water. Because water के जो molecules हैं उनके दरमियान already hydrogen bonds होते हैं. तो ये जो permanent dipoles होते हैं ये इतने strong नहीं होते या इनकी making में इतनी ज़्यादा energy release नहीं होती so that we can break the hydrogen bonds between water molecules. So they are not capable of breaking the hydrogen bonds between water molecules, जिसकी वजह से ये water में dissolve नहीं होते. ये water के hydrogen bonds को break नहीं कर पाते. जितनी energy required होती है वो एनर्जी इनकी मेकिंग से रिलीज नहीं होती. दैट्स व्हाई ये पानी में ऑलमोस्ट डिसॉल्व नहीं होते. ठीक है, ये आपको जस्ट सिंपल ध्यान में रखना है. बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होते हैं. ठीक है, क्लियर होगी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लिया. ये जस्ट सिंपल आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी. अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट तरह हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स. प्रिपरेशन ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स. ठीक है, तो हैलोजिनोअल्केन्स जो है हम ऑलरेडी दो रिएक्शंस पढ़ चुके हैं अल्केन्स और अल्कीन्स में. एक रिएक्शन हमने अल्केन में पढ़ा है, एक रिएक्शन अल्कीन में पढ़ा है, जिसके थ्रू हम हैलोजिनोअल्केन्स बना सकते हैं. ठीक है, तो मैंने पहले ही बात की थी कि प्रिपरेशन में जस्ट सिंपल मैं हेडिंग्स लिख पाऊंगा बिकॉज रिएक्शंस जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिपीट होते रहेंगे. तो एक तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं हैलोजिनोअल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स. दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन्स. और अल्केन्स से कैसे बनेंगे? बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बाय फ्री रेडिकल substitution reaction. When alkane reacts with halogen in the presence of UV light, ये रिएक्शन हमने डिस्कस किया था. alkane reacts with halogen in the presence of UV light, we get RX plus HX. ठीक है, तो एक तो ये रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस रिएक्शन इज नॉट suitable to prepare halogenoalkenes on large scale. उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स काफी ज्यादा होते हैं, तो सेपरेशन भी प्रॉब्लम होती है और यील्ड भी काफी कम होता है. नेक्स्ट, वी कैन आल्सो प्रिपेयर देम फ्रॉम अल्कीन्स. कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स बाय एडिशन रिएक्शंस. बाय एडिशन रिएक्शंस. तो दो एडिशन रिएक्शंस आपने पढ़े थे. एडिशन ऑफ अल्कीन में आप हैलोजन ऐड करेंगे एट RTP, वी गेट RX हैलोजिनोअल्केन्स. डाई हैलोअल्केन चाहिए. जब आप X2 ऐड करेंगे so you would get डाई हैलोअल्केन because दो हैलोजन ऐड हो जाएंगे. ठीक है, so we get डाई हैलोअल्केन. फॉर एग्जांपल 1,2 डाइक्लोरोइथेन पढ़ा था ना हमने. जब ये X2 टूटेगा तो दोनों कार्बन पे एक हैलोजन ऐड होगा. And another reaction was alkene reacting with HX. जिसमें एक कार्बन पे H और एक पे X ऐड होगा. This reaction also occurs at room temperature and pressure, and this time we get monohaloalkenes. So these are the two reactions जो आप already पढ़ चुके हैं alkanes में और alkenes में. और थर्ड जो रिएक्शन है जिसके थ्रू आप हैलोजिनोअल्केन्स बना सकते हैं, this is by substitution from alcohols. ठीक है जी, फ्रॉम अल्कोहल्स. नंबर 3 फ्रॉम अल्कोहल्स. और ये रिएक्शन हम अल्कोहल में डिस्कस करेंगे. फिलहाल जस्ट सिंपल आप लिख लें कि दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. OH इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन X. ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा फिलहाल. जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पे ये रिएक्शन आ जाएगा. तो विल बी डिस्कस्ड इन अल्कोहल्स. will be discussed in
अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको आपने ये ध्यान में रखना है कि ये 3 प्रिपरेशन है किसकी, अल्कोहल्स के, हैलोजिनो अल्केन्स की। हैलोजिनो अल्केन्स को आप इन 3 डिफरेंट वेज में बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, ये तो हो गई सिंपल प्रिपरेशन। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स। तो हैलोजिनो अल्केन्स जो हैं, वी क्लासिफाई देम, जैसे आपने कार्बोकैटाइन्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ऐसी लेट्स सपोज आपके पास ये कार्बन है, इसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 R group and 2 hydrogens, ठीक है, अगर आपके पास जो R group जी, मतलब सिंपल, द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हैलोजन, if it is directly connected to only 1 R group, अगर इसके साथ सिर्फ एक R group अटैच है, then this type of halogenoalkane is known as primary halogenoalkane. This is called primary halogenoalkane, RX, represented by 1 knot. ठीक है, इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं कि जैसे सपोज आप कह लें कि CH3 CH2Br। तो अब अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है ये कनेक्टेड है Br के साथ, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक R ग्रुप कनेक्टेड है। सो दैट मींस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी हैलोजिनोअल्केन। ये प्राइमरी हैलोजिनोअल्केन की एग्जांपल है। इसी तरीके से अगर आपके पास द कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 2 R ग्रुप्स, ठीक है, अब ये R ग्रुप की चेन वेरी कर सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी चेन है। डायरेक्टली 2 R ग्रुप्स अगर कनेक्टेड है और एक हाइड्रोजन है, then this particular halogenoalkane would be named as secondary halogenoalkane, 2 knot. ठीक है, and if the halogenoalkane, if the carbon which is connected to halogen is directly connected to 3 R groups, अगर 3 R groups connected है, तो then this is called tertiary। ठीक है जी, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर है ये? प्राइमरी हैलोजिनोअल्केन्स क्या होंगे, सेकेंडरी क्या होंगे और टर्शियरी क्या होंगे। अच्छा, मैं इसके 1-2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपने जो सिंपल मुझे बताना है कि इसमें प्राइमरी, मैं जिस कार्बन को सर्कल करूंगा आपने मुझे बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ठीक है, तो अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे ये Br, आयोडीन, आयोडीन Cl। ठीक है, तो अब ये टेट्रा हेलो अल्केन है बिकॉज इसमें 4 हैलोजेंस मौजूद है। अगर आप देखें ये टेट्रा हेलो अल्केन है। ठीक है, मैं इसकी नेमिंग पे नहीं जाऊंगा, बट यहाँ पे 4 हैलोजेंस अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब दिस पर्टिकुलर कंपाउंड वुड बी अ टेट्रा हेलो अल्केन। अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑन दिस कार्बन जी। ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है हैलोजन से। सो व्हाट इज दिस कार्बन, इज इट अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? प्राइमरी। प्राइमरी, ठीक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन। ठीक है, बाकी 2 इसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ से आप ये भी ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक बॉन्ड Br के साथ बना रहा है, एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, तो इसका मतलब बाकी दोनों इसके साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो अगर 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है तो दैट मीन्स इट इज प्राइमरी। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इस कार्बन की, सेकेंडरी। क्या होगा, सेकेंडरी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू, ये एक बॉन्ड तो बना रहे हैं I के साथ, फिर एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ, और इसके साथ एक हाइड्रोजन। तो अगर 2 हाइड्रोजन थे तो प्राइमरी था, और अब अगर एक हाइड्रोजन है तो इसका मतलब बाकी दोनों R ग्रुप हैं, तो देन दिस पर्टिकुलर कार्बन इज सेकेंडरी। ये सेकेंडरी हो गया। अब आ जाए थर्ड पे, दिस Cl, दिस कार्बन, टर्शरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टर्शरी, बिकॉज इसके साथ एक बॉन्ड ये Cl के साथ बना रहा है, देन ये एक कार्बन बॉन्ड इधर और एक कार्बन बॉन्ड इधर और एक कार्बन, तो इसके
4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, तो दैट मींस नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। इसके साथ तीनों आर ग्रुप हैं, ठीक है, ये एक बॉन्ड Cl के साथ और 1 2 3 तीनों आर ग्रुप से अटैच है, तो दैट मींस दिस इज टर्शियरी कार्बन और टर्शियरी हैलोजन अल्केन। और लास्ट पे आ जाए जी, Secondary? सेकेंडरी, बिकॉज इसके साथ 2 आर ग्रुप हैं तो मतलब एक हाइड्रोजन, सो दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि वेदर वी हैव अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलोजन अल्केन। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?